चलो बढ़ो, लिखिए अब अगला। अच्छा, आपको कुछ टास्क दिया था मैंने। हाँ, आपको ये पता करके आना था कि अगर हम लोग लाइन हाइट यूज करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। किसमें? भूल गए? क्या डिफरेंस होता है यूनिट लेस वैल्यूज देने में और यूनिट वाली वैल्यूज देने में। ये आपको पता करके बताना था मुझे। यस और नो? ये था ना आपके लिए चैलेंज। तो अब आप बताओ क्या फर्क रहेगा अगर हम लोग लाइन हाइट यूज करेंगे और हम लोग वैल्यूज ईएम में देंगे और बगैर ईएम के देंगे। कुछ ढूंढा ही नहीं आपने। चलो मैं थ्योरी देता हूं, आप समझो और एक्सप्लेन कर देना। थ्योरी भी क्यों दूं मैं? आपके सामने स्लाइड है, स्लाइड पढ़िए और खुद ही डिसाइड कीजिए। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है? क्या क्वेश्चन है? लाइन हाइट में ईएम लगाने और नहीं लगाने में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट एग्जांपल में हमने ईएम लगाया था और नहीं लगाया था, दोनों में आउटपुट सेम था। हमें पता करना है क्या डिफरेंस होता है ईएम के होने और नहीं होने में। तो वो डिफरेंस करना है अपन को डिस्कस। ये हमारा आखिरी पॉइंट है। ये रही थ्योरी डिफरेंस की। क्या बोला जा रहा है ये? मतलब पहली लाइन ये बोल रही है कि अगर आप यूनिट लेस लिखते हो या ईएम लिखते हो तो लाइन हाइट फॉन्ट साइज के आधार पर कैलकुलेट होती है। दूसरा ये बोल रहा है हालांकि दोनों ही फॉन्ट साइज यूज करते हैं। कौन दोनों? यूनिट लेस और ईएम। बट सलाह ये है कि आप यूज करें हमेशा यूनिट लेस। क्यों सलाह है? अगली स्लाइड में उसकी थ्योरी है। ईएम रिलेटिव यूनिट है। सो व्हाट रूपम, अगर आप यूनिट लेस नंबर यूज करते हो तो भी वो रिलेटिव में ही जा रहा है। फॉन्ट साइज को तो दोनों ही यूज कर रहे हैं तो रिलेटिव तो हो ही गए दोनों। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है? अच्छा बताओ फिर क्या है। क्या आ रहा है समझ? ईएम बिल्कुल सही। मतलब अगर आपने H1 पे लाइन हाइट लगाया है और लाइन हाइट में बोल दिया है ईएम, तो ब्राउजर या सीएसएस H1 की फॉन्ट साइज को कंसिडर नहीं करेंगे। वो ईएम के कारण H1 के पेरेंट की फॉन्ट साइज को कंसिडर करेंगे। मान लो H1 का पेरेंट कोई डिव है। मान लो डिव की फॉन्ट साइज आपने दी हुई है 15 पिक्सल। H1 की कितनी होती है? 32। डिव की कितनी दी है आपने? 15। तो 15 को बेस बनाकर सॉल्व करेगा कौन? ईएम। और नहीं दोगे ईएम तो H1 पे लगा है, H1 का फॉन्ट साइज लेगा। नहीं आया? आया समझ? एग्जाम्पल देखो। पेरेंट की फॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई होगा ईएम। बिल्कुल सही इशू। पेरेंट की फॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई होगा ईएम। और ईएम नहीं देंगे तो किसकी फॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई होगा? ईएम नहीं देंगे तो एलिमेंट की खुद की फॉन्ट साइज से मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझना। कितने डिव? जल्दी, कितने डिव? एक डिव जिसकी क्लास 1 है, एक डिव जिसकी क्लास 2 है। दोनों ही डिव के लिए फॉन्ट साइज कितनी? 15 पिक्सल। मतलब दोनों डिव के अंदर का टेक्स्ट 15 पिक्सल का होगा। करेक्ट? दोनों डिव में एक एक H1 है। देखो ध्यान से, H1 और H1 है। वेरी गुड। जो पहला वाला H1 है उसके लिए फॉन्ट साइज कितनी है? उसके लिए फॉन्ट साइज है 30 पिक्सल। अब अपन ने यहां पर बोला है .1 की लाइन हाइट 1.1 ईएम कर दो, .2 की लाइन हाइट 1 नहीं रखो। जरा बताइए .2 किसके लिए है? जल्दी जल्दी, .2 इस डिव के लिए है। इस डिव का चाइल्ड ये वाला H1 है। वेरी गुड। लाइन हाइट आपने 2 के लिए क्या बोली है? लाइन हाइट आपने 2 के लिए बोली है 1.1। राइट? अब आप सोचिए अगर आपने 2 के लिए 1.1 बोली है, यूनिट दिया है कि नहीं दिया है? यूनिट नहीं दिया है। तो ये 1.1 किसका? जब ये H1 पे जाएगा तो 1.1 H1 का। हाँ जी, H1 की फॉन्ट साइज बताओ। 30 पिक्सल मैंने दी है, वैसे 32 होती है, मैंने दी है 30। 30 का 1.1 निकालो।
करो थोड़ी सी मैथ्स। 30 का 1.1, 30 इंटू 1.1, कैलकुलेटर निकाल लो बेटा, मोबाइल यूज कर लो। 33 है ना। 30 का 1.1 इज 0.3 नहीं राज, अरे जसवंत 30 का 1.1 टाइम्स 33 हुआ ना, 3.3 कैसे हो गया, है ना। 30 का 1.1 टाइम्स, तो ये हो गया 33, करेक्ट। 33 क्या पिक्सल का आएगा लाइन हाइट, किसका, सेकंड वाले H1 का, इसका, राइट। ऊपर वाले के लिए आपने क्या बोला है, ऊपर वाले के लिए आपने बोला है लाइन हाइट 1.1 EM। तो जब ये लाइन हाइट H1 पे जाएगी, H1 का फॉन्ट जल्दी, H1 का 30 पिक्सल, लेकिन लाइन हाइट में क्या लगाया आपने, EM। EM क्या बोलता है, तुम्हारा फॉन्ट नहीं देखूंगा, तुम्हारे पेरेंट का देखूंगा। पेरेंट कौन है, डिव। डिव का फॉन्ट कितना, 15 पिक्सल, तो 1.1 ऑफ 15 कितना, 16.5। नीचे कितना आ रहा था, 33.0। देखिए दोनों H1 में गैप में डिफरेंस है। ये ऊपर वाला कितना है, 16.5 पिक्सल्स का गैप है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, भूल गए, 1.2 होता है। 1.2 कितना होता है 16 पिक्सल्स का, करो करो, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का। 16 पिक्सल का 1.2, 19.2। तो बाय डिफॉल्ट लाइन आई 19.2 होती, आपने कितनी करवा दी, 16.5। नीचे कितनी करवा दी, 33.0। EM नहीं दोगे तो लाइन आई अपनी फॉन्ट साइज, अपनी मतलब किसकी, एलिमेंट की। EM दोगे तो पेरेंट की फॉन्ट साइज को कैलकुलेट कर लेगा, उसको आधार बनाकर कैलकुलेशंस कर लेगा। इसलिए ऊपर आपको गैप कम दिख रहा है, नीचे आपको गैप ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। और इस बात को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये कौन है, पहला वाला H1 है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। ये आपने H1 चूज करा, कंप्यूटेड में जाइए और लाइन हाइट चेक करिए कितना आ रहा है, 16.5। ये दूसरा वाला H1 है, इसका लाइन हाइट 33 पिक्सल्स। आया समझ, नहीं आया अभी भी, आ गया। EM माने तुम्हारा फॉन्ट साइज नहीं किया जाएगा, तुम्हारे पेरेंट का, तुम्हारा कुछ भी हो। नॉन EM योर फॉन्ट साइज विल बी कैलकुलेटेड। हाँ, अगर आपने ना दिया होता फॉन्ट साइज तो फिर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज लगता। वो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज नॉर्मल एलिमेंट के लिए तो 16 होगा, लेकिन H1 के लिए 32 होगा। अभी हमने H1 का फॉन्ट साइज चेंज कर रखा है, तो उसका 1.1 लिखिए। EM वर्सेस यूनिटलेस, आप लोगों को क्लियर हुआ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, EM और नॉन EM। देखिए EM वर्सेस यूनिटलेस वैल्यूज, EM वर्सेस यूनिटलेस वैल्यूज, कौन फॉन्ट साइज यूज करता है, EM यूनिटलेस। EM बोलते हैं तो फॉन्ट साइज को आधार बनाकर कैलकुलेशंस होते हैं, कि यूनिट नहीं देते हैं तो फॉन्ट साइज को आधार बनाकर कैलकुलेशन होते हैं। शाबाश, दोनों में फॉन्ट साइज को आधार बनाया जाता है, यानी दोनों रिलेटिव हैं, एब्सोल्यूट कोई भी नहीं है। एब्सोल्यूट होते तो वो किसी को आधार बनाते ही नहीं, खुद का ही एक फिक्स वैल्यू लेकर चलते हैं। तो दोनों ही रिलेटिव हुए, लेकिन एक बोलता है फॉन्ट साइज ऑफ पेरेंट लिया जाएगा, एक बोलता है फॉन्ट साइज ऑफ एलिमेंट लिया जाएगा। तो लिखिए EM वर्सेस यूनिटलेस वैल्यूज, और ये किस प्रॉपर्टी के लिए पढ़ रहे हैं, सबके लिए नहीं, ओनली फॉर लाइन हाइट। लिखिए although both EM and unitless values, दोनों को बोल्ड कर दो, यूनिटलेस और EM, although both EM and unitless values calculate the height of the line on the basis of font size, calculate the height of the line on the basis of font size, but there is a subtle मतलब आसानी से पकड़ में नहीं आता है, subtle SUBTLE, there is a
सबल, सबल मतलब बहुत ध्यान से देखते हैं तो नजर आएगा, देयर इज अ सबल डिफरेंस बिटवीन देम, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस, और कई बार सेम भी होते हैं। ईएम देना और ना देना कई बार सेम इफेक्ट देगा। जैसे जैसे डिफ के अंदर एक पैरा है, फॉन्ट साइज कहीं मेंशन ही नहीं है, तो बेस फॉन्ट साइज उठा ली जाएगी 16 पिक्सल, 16 पे ही सारे कैलकुलेशन होंगे। सो देयर इज अ सबल डिफरेंस बिटवीन देम। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ EM is used with font size, sorry, with line height. If EM is used with line height bold, then the calculations, are done on the basis of, क्या, parent elements font size. Then calculations are done on the basis of parent elements font size. Number 2, on the other hand, if unitless values are used, on the other hand, if unitless, on the other hand, if unitless values are used, then line height is calculated on the current elements, then line height is calculated on the current elements font size. क्योरी हो गई? कोड उतारिए, फिर कोड के कंटेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स लिखवा दूं, ऐसे ध्यान नहीं रहेगा कौन 33 आया कौन 16.5 आया। हो गया कोड? CSS हो गई? स्क्रॉल कर दूं?
उतारिए CSS। आप तो यहां से उतार लीजिए, दोनों एक साथ आ जाएंगे, लिखिए आराम से। हो गया? हो गया? डन? चलें आगे। चलिए, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई आपकी लाइन हाइट मिलाकर? लाइन हाइट मिलाकर लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग हो गई? लेटर स्पेसिंग हो गया? तो अब लास्ट लिख लीजिए वर्ड स्पेसिंग। बेटा डिव का आइडिया मैं दे चुका हूं, इम्तियाज आप कंफ्यूज हो रहे हो। डिव इज नथिंग बट अ टैग जिसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स को क्लब कर देते हैं। चलो मैं आपको 5 मिनट डिव समझा देता हूं। डिटेल में तो हम CSS में आगे इसको लेने ही वाले हैं, बट आपको डाउट हो रहा है, समझो। ये मैंने एक सैंपल HTML पेज बनाया, demo.html। ठीक है, demo.html के अंदर एज यूजुअल मैंने अपना कोड लिखा। ठीक है, यहां मैंने लिखा हेड, यहां मैंने लिखा टाइटल। ठीक है, ध्यान देना, यहां मैंने कहा div डेमो, और ये बॉडी है। बॉडी के अंदर गौर कीजिएगा, मैंने एक इमेज रखी है। ओके, इमेज मैंने बोली है इमेज इज इक्वल्स टू, हाँ जी, हेड बंद नहीं हुआ, सॉरी, तो हेड बंद हो गया। ठीक है, हेड बाहर बंद हो रहा है, तो इसके लिए एक HTML लगा देता हूं, ऊपर HTML ऐड कर देते हैं।
अभी ठीक है। HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल के साथ आपने प्रोवाइड करी है एक बॉडी। हेड को आपने कर दिया है क्लोज, टाइटल को भी आपने कर दिया है क्लोज। ये है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर मैंने कहा है फ्लैश बेसिक में होना चाहिए मीडिया में इमेजेस में मैंने मान लीजिए ये एक इमेज ले लिया, ठीक है। इमेज के साथ मैंने ये एक पैरा ले लिया है, दिस इज बकिंघम इमेज, ठीक है। और मैंने एक और पैरा ले लिया है, इट इज इन लंदन। जब मैं इस पेज को रन करूंगा, एज यू कैन सी एक इमेज आएगी, इमेज के नीचे दो टेक्स्ट आएंगे, करेक्ट। नाउ व्हाट आई वांट, इस सेक्शन का ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन का मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सिर्फ इतने का। क्या करोगे, इस पूरे को पैक कर दोगे आप एक ब्लॉक में जिसको बोलोगे डिव। दिस इज डिव। डिव क्या बोलता है, जब तुम्हारे पास मल्टीपल एलिमेंट हो और तुम्हें मिलाकर उनके ऊपर कुछ करना हो तो उन्हें मेरे अंदर डाल दो। हालांकि डिव खुद ब्लॉक एलिमेंट है, अगर मैं इनको डिव में लूंगा भी ना तो डिव ऐसे बनेगा, ऐसे। बट आपको पता है अगर मुझे डिव को इतना दूर जाने से रोकना है तो देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड विड्थ, जो आपने इस एग्जांपल में भी यूज की है। तो अब आप देखिए डिव लगाने से क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं आता हूं अपने पेज पे और मैं बोलता हूं डिव। ध्यान दीजिएगा, ये एक डिव हुआ और यहां मेरा डिव एंड हुआ। और मैं ये चाहता हूं ये जो कॉपीराइट वाला मैसेज है वो डिव के बाहर आए। कॉपीराइट @copy सेमीकोलन ऑल राइट्स रिजर्व। अभी आपको कहीं से भी लगेगा आउटपुट देखकर कि मैंने कोई डिव लिया हुआ है। देखिए और बताइए कहीं दिख रहा है डिव का आना और ना आना? नहीं दिख रहा ना, लेकिन ऊपर वाली इमेज और दोनों पैरा डिव में है, कॉपीराइट डिव के बाहर है। अब इसके ऊपर लगाते हैं कुछ CSS। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइटल में गया और मैंने बोला डिव, मैं जाता हूं स्टाइल, सॉरी हेड में आई पुट अ स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग के साथ मैंने कहा ये मेरा डिव है। सबसे पहले मैंने बोला इस डिव की जो विड्थ है वो कर दो 500 पिक्सल्स, हाइट जो है वो रहने दो, डिव 500 पिक्सल का कर दो। अभी भी आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा होगा। अब मैंने बोला इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरे को चाहिए, लेट्स से कैडेट ब्लू ले लें, कैडेट ब्लू। नाउ सी द डिफरेंस। क्या हो रहा है, पूरे पेज को छोड़कर उतने सेक्शन को कवर अप करा जा रहा है जितना डिव के अंदर है। सो व्हाट इज डिव? नथिंग, इट्स अ डिवीजन। यू क्रिएट सम एलिमेंट्स, रैप देम इन डिव, अप्लाई CSS ऑन डिव, इट विल बी अप्लाई ऑन दी एलिमेंट्स। अब मैं चाहता हूं इन तीनों पे बॉर्डर आए। किस पे? ये पूरे ब्लॉक पे बॉर्डर आए। आई एम नॉट गोइंग टू पुट बॉर्डर्स ऑन ऑल थ्री ऑफ देम, आई विल पुट बॉर्डर ऑन डिव। अ बॉर्डर ऑन डिव will show as a border on image and other paragraphs. This is div. अब आप Amazon देखो, कितनी बार मैंने आपको इस बात को कोट करा है। अब आप जूम की साइड देख लो, क्या लग रहा है आपको जूम में क्या होगा? ये जो आप देख रहे हो ना सेक्शन, ये उन्होंने रैप करा होगा एक डिव के अंदर। ये जो आप सेक्शन देख रहे हो नीचे, ये एक डिव है। नीचे फुटर देख रहे हो, ये एक अपने आप में डिव है। दे ऑल आर नथिंग बट डिव। ये जो लोगो आ रहा है ये अपने आप में एक डिव है। जब भी आप किसी वेबसाइट को देखो, इट्स नथिंग बट अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डिव्स। Amazon पे ये क्या है? आप बोलोगे सर ये इमेज है। अब ये जो इमेज है ये भी एक डिव के अंदर रैप्ड है। अब यहां जो भी होगा वो बस इमेज वाले सेक्शन पे दिखेगा। ये अपने आप में डिव्स हैं, दे ऑल आर नथिंग बट डिव्स, करेक्ट। अब जैसे मान लीजिए Amazon का डेवलपर इन घड़ियों पे बॉर्डर लाना चाहता है तो बॉर्डर लाएगा डिव पे, बाकी पेज रहेगा बिल्कुल सेम। तो डिव के लिए कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है हमको। सो वी कैन से डिव इज मोस्टली यूज्ड फॉर CSS। एब्सोल्युटली दीक्षा,
div is mostly used for CSS and that is the reason कि हमने अभी तक स्पेसिफिकली div को नहीं पढ़ा है और बिना कहे भी कई जगहों पर हमने div लगाया. And by the way, what is the difference between div and para? Para is exclusively for text, div is for everything. सबको उठाकर एक झोला बना दिया, वो झोला div है. उस झोले में पैरा भी है, उसमें टेबल भी है, इमेज भी है, जो किसी का पार्ट नहीं है वो भी है, एंकर भी है, सब है, उठाकर आप उसे एक div में डाल सकते हो. अभी क्लियर हुआ? स्पैन वर्सेस div. वेरी गुड जसवंत, मैं बता चुका हूं पहले भी, फिर भी एक बार और बता देता हूं. ना जसवंत, मुझे ये जो बकिंगम वर्ड है इस पे कलर चाहिए. आ पाएगा? CSS यूज करनी है, फॉन्ट यूज नहीं करना है, ओनली बकिंगम शुड चेंज. तो आप मुझे बताओ, अगर मैं div में जाकर बोलता हूं कलर कोलन ग्रीन, क्या लग रहा है आपको? सिर्फ बकिंगम का कलर ग्रीन होगा? div के अंदर कंप्लीट टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा? तो कंप्लीट टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा जो भी आपने आपके div के अंदर रखा हुआ है. मुझे सिर्फ बकिंगम का कलर ग्रीन चाहिए. सिंपल. रैपिड इनसाइड अटैक कॉल्ड स्पैन. ये मैंने आपको कई बार एक डेमो दिया होगा कि जब इन लोगों के सेल वेल चलती है, ये कुछ प्राइस दिखाते हैं आपको, एक आइटम दिखाते हैं, उस प्राइस को कट करते हैं, वो आइटम ये लोग स्पैन में दिखाते हैं, आइटम की प्राइस. अभी भी हो रहा होगा. लेट्स से अपन इस वॉच पे गए, ये आप देख रहे हैं 1187, 99% चांसेस हैं कि ये कोई स्पैन होगा. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. चेक कीजिए, दिख रहा है? जसवंत, डाउट दूर हुआ आपका? स्पैन इज यूज फॉर स्मॉल एरिया, div is used for bigger area. एक और फर्क है, स्पैन इज इनलाइन, div is block. स्पैन इनलाइन है, स्पैन की अपनी कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, div is a एटलीस्ट ब्लॉक एलिमेंट. करेक्ट. अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस प्राइस पे भी डिस्काउंट कुछ देना है, आई वांट इस पे भी एक कट आ जाए, क्या करूंगा मैं? एज अ डेवलपर मैं इस स्पैन के लिए लिखूंगा CSS टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू. इस पे आ जाएगी एक लाइन, बाकी पूरा पेज सेम रहेगा. अच्छा, मुझे 7 का कलर चेंज करना है. 7 का कलर, बस 7 का कलर चेंज करना है. स्पैन के साथ एक और स्पैन, नेस्टेड स्पैन. अंदर वाले स्पैन की कुछ आईडी, क्योंकि फिर दोनों स्पैन पे रूल लग जाएगा. उस आईडी के बेस पर इस 7 को आइडेंटिफाई कर लो. आप देखते हो बहुत सारे वेबसाइट्स में फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट अल्फाबेट बहुत बड़ा दिखता है. जैसे मान लीजिए स्टोरी की कोई वेबसाइट है, जैसे स्टोरी में वर्ड आ रहा है दिस, तो देखना कभी आप टी अकेला बहुत बड़ा दिखेगा. वो कैसे होता है कि एक अकेला टी बहुत बड़ा हो जाए? टी को डाल दो स्पैन में और उस स्पैन पे लगा दो फॉन्ट साइज. क्लियर हुआ? वेरी गुड. और ये div है, ये जो इमेज आ रही है, क्या लग रहा है आपको? ये div है. ये जो पूरा ब्लॉक आ रहा है, ये 187 का पूरा ऐड टू कार्ट, ये पूरा अपने आप में एक div होगा. चेक करो आप, 100% चेक करिए, वो पूरा अपने आप में एक div है. अभी समझ आया? div is for larger portion, span is for smaller portion. और हर जगह स्पैन लगा दोगे तो सब इतने इतने से टेक्स्ट बन जाएंगे. क्लियर हुआ? चलिए, तो अब जरा वापस कोड देखिए तो बताइए अब क्लियर है? अब ये वाला जो H1 है ये इस div पे है, तो इस div पे कुछ करूंगा तो H1 पे आएगा, उसका इफेक्ट आएगा. इस div पे कुछ करूंगा तो इस H1 पे आएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़िए. लेटर स्पेसिंग हो गई थी, वर्ड स्पेसिंग रह गई. लिखिए अगली CSS प्रॉपर्टी, वर्ड स्पेसिंग. अपन div दोबारा भी पढ़ेंगे, ये मत सोचेगा इतना ही है div, क्या नहीं, div और भी है, बट ये बेस था div का, तो कम से कम बिना div पढ़े जितने भी एग्जांपल आएंगे इस बेस पर आपको समझ में आ जाएंगे. वर्ड स्पेसिंग, अब ये तो आप खुद ही बता दो क्या है ये? दो वर्ड्स के बीच में आने वाला गैप. लिखिए, द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी, द वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी is used to handle space between two adjacent words. Two adjacent words. Adjacent मतलब हॉरिजॉन्टल वाले के वर्टिकल वाले? हॉरिजॉन्टल वाले. वर्टिकल वाले नहीं, वर्टिकल वालों के बीच में गैप चाहिए तो लाइन हाइट है. टू एडजेसेंट वर्ड्स
फुल स्टॉप, सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट बना दीजिए, सेकंड पॉइंट, like other properties this also can have like other properties this also can have values in pixels or EMs. Like other properties this also can have values in pixels or EMs, and it can also be negative. नेगेटिव होगा तो क्या होगा, वर्ड्स ओवरलैप कर जाएंगे, एंड इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. बता लिया, एग्जाम्पल पे आ जाऊं. डन. बताइए अब, P.1 वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल, हिंदी में समझाइए. वो पैराग्राफ जिसकी आईडी, जिसका क्लास, नॉट आईडी, जिसका क्लास 1 है, उस पे रूल सेट लगा दो. तो बहुतों का क्लास 1 होगा शायद, क्योंकि क्लास बहुतों के साथ हो सकती है. उन बहुतों में से ये रूल सेट सिर्फ लगेगा पैराग्राफ्स पे, वो भी वो पैराग्राफ जिनकी क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू 1 है. उनके बीच में जो गैप आएगा दो वर्ड्स का, वो होगा 20 पिक्सल. यहां जो गैप आएगा वो 20 पिक्सल्स होगा, यहां जो गैप आएगा वो भी 20 पिक्सल होगा, और यहां लाइन आई 2. क्या 2 कुछ नहीं दिया है, पैराग्राफ की फॉन्ट साइज का डबल. पैराग्राफ की ना, वेरी गुड. अब आप चेक करिए, आउटपुट देखे बिना समझ आएगा नहीं किससे क्या हो रहा है. चेक करिए, एक एक का कोड आउटपुट के साथ मैच कीजिए. आपने बोला है P.1 वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल, क्या पहले पैराग्राफ के सभी वर्ड्स के बीच में 20 पिक्सल का गैप आ रहा है? ये गैप, ये गैप, दिस इज स्पेस ऑफ 20 पिक्सल. दूसरा रूल सेट आपने बोला P.2, इसकी विड्थ कर दो 150, 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टेक्स्ट अगर 150 को क्रॉस करेगा तो न्यू लाइन आ जाएगी. राइट, वर्ड स्पेसिंग कर दो 20 पिक्सल, और पूरा टेक्स्ट अलाइन रखो, मतलब वर्ड्स के बीच का गैप भी 20 पिक्सल चाहिए, और लेफ्ट और राइट साइड पे अलाइनमेंट भी सेम चाहिए. चेक करिए सेकंड पैरा में ऐसा हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिए तो आपको नजर आ रहा होगा. इसको भी हटा रहा हूं मैं, इसको भी हटा रहा हूं. चेक करिए, जो वर्ड्स हैं उनके बीच का मिनिमम गैप 20 पिक्सल है. ये मत सोचिएगा सर एग्जैक्ट 20 क्यों नहीं, आपने 2 बातें बोली हैं. दोनों कैसे मान लेगा ब्राउजर अगर वो मिनिमम गैप 20 ना ले? कौन सी 2 बातें? एक तो आपने बोला है गैप 20 का देना, दूसरा आपने बोला है अलाइनमेंट मेंटेन करना. दोनों बातें मेंटेन नहीं हो सकती, इसलिए उसने मिनिमम 20 का गैप मान लिया है. तो कोई भी 2 वर्ड ऐसे नहीं होंगे जिनमें 20 से कम का गैप होगा, ज्यादा का जरूर हो सकता है. राइट, इसी तरह से अगला है हमारा, अगली प्रॉपर्टी में हमने क्या बोला है, हमने बोला है P.3 वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल, नो प्रॉब्लम. थर्ड पैराग्राफ में भी आप चेक करिए, फर्स्ट की तरह गैप सेम आ रहा है, जितना यहां आपको दिख रहा होगा उतना ही गैप आपको यहां दिख रहा होगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथे पैराग्राफ में हमने कोई गैप नहीं बोला है हॉरिजॉन्टल वर्ड्स के बीच में, तो आप चेक करिए लास्ट पैराग्राफ में उतना ही गैप आ रहा है जितना ब्राउजर बाय डिफॉल्ट देता है. बाकी पैराग्राफ्स में गैप बढ़ा हुआ है, लास्ट में डिफॉल्ट स्पेसिंग आ रही है जो जनरली 1.2 या 1.3 पिक्सल्स की ब्राउजर में होती है, उसकी जगह आपने ये गैपिंग बढ़ा दी है. ठीक है, तो ये जनरली आप तब करते हैं जब आपको कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाना हो, थोड़ा दूर या थोड़ा पास. उतारिए फटाफट CSS. संजय मैं अभी रिपीट कर दूंगा आगे के एग्जांपल्स में, इतना डिटेल में कुछ नहीं है कि आपको ना आए समझ.
3 छोड़ दीजिए, 3 और 1 सेम है। आप बताओ जसवंत, अपन ने पढ़ा था अगर हम मल्टीपल क्लासेस देंगे तो जो क्लास लास्ट में अप्लाई होगी उसका रूल सेट लगेगा। कर चुके हैं चीज अपन डिस्कस। हो गया, सीएसएस हो गई, HTML। टेक्स्ट कुछ भी ले लीजिएगा अपनी चॉइस से, जरूरी नहीं इतना लंबा चौड़ा आप उतारें। उतारिए, बस इतना दिखा दीजिए कि 3 पैराज हैं, सब में कुछ ना कुछ टेक्स्ट है और सब पे आपने रूल सेट लगाया हुआ है। दैट्स इट। P.4 का मतलब है वो पैराग्राफ जिनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू 4 है, वो पैराग्राफ्स जिनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू 4 है। P.4 का मतलब ये हुआ पैराग्राफ भी होना चाहिए और क्लास एट्रीब्यूट 4 भी होना चाहिए। हो गया? हो गया हो तो टाइटल डालिए स्टाइलिंग एंकर्स। हो गया हो तो टाइटल डालिए स्टाइलिंग एंकर्स। चले आगे, डन, हटा दूं? हो गया, राइट। चलिए अब एंकर का सीधे मैं आपको कोड दिखाता हूं, आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को यूज कीजिए और मुझे बताइएगा कोड का आउटपुट आपकी समझ के अनुसार कैसा आएगा। मैं फिलहाल इस पूरे पार्ट को कमेंट कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर मैंने ए बोलकर कुछ रूल सेट दिया हुआ है, जल्दी से जवाब दीजिए। ये रूल सेट ये कह रहा है जितने भी एंकर हैं उनका कलर ग्रे होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। स्थिति में हो मतलब किसी भी एंकर के आप बुद्धि लगाएं। टेक्स्ट में आपने 3 केसेस पढ़े थे, विजिटेड, अनविजिटेड और एक्टिव। एक्टिव क्या होता है? एंकर पे प्रेस कर दिया आपने माउस का पॉइंटर बट रिलीज नहीं करा, तो आप नोटिस करेंगे एंकर की कोई भी स्टेट हो कलर उसका ग्रे आएगा।
मैं विजिट करके आऊंगा तो भी ग्रे आएगा, अनविजिटेड हूं तो भी ग्रे आएगा, माउस का पॉइंटर प्रेस करके छोड़ूंगा तो भी ग्रे आएगा। और सीएसएस में एक स्टेट और होती है जिसको हम बोलते हैं होवर। वो क्या होता है? माउस का पॉइंटर आपने एंकर पे रखा और छोड़ दिया, कुछ करा नहीं, तो वो आएगा होवर, है ना। अभी कुछ नीचे वाला कोड इग्नोर करिएगा। तो होवर पे भी इसका कलर आएगा ग्रे। तो जरा देखिए क्या ऐसा हो रहा है, सभी एंकर हर परिस्थिति में ग्रे में ही आ रहे हैं। बाय द वे एंकर कितने हैं? दो हैं, एक फेसबुक और एक एससीएलआई। फेसबुक ग्रे, एससीएलआई ग्रे। फेसबुक पे विजिट करा, वापस लौटे, ग्रे। एससीएलआई पे विजिट करा, वापस लौटे, ग्रे। फेसबुक पे क्लिक करा लेकिन रिलीज नहीं करा, ग्रे। एससीएलआई पे क्लिक करा लेकिन रिलीज नहीं करा, ग्रे। माउस का पॉइंटर फेसबुक पे गया, ग्रे। माउस का पॉइंटर एससीएलआई पे गया, ग्रे। कितनी स्टेट होती है एंकर की? चार। चारों का एक ही रूल आ रहा है, दैट इज ग्रे। अब अगर आप चाहते हैं अलग अलग स्थिति पे अलग अलग रूल्स लगे, तो आज से एक नया कॉन्सेप्ट सीएसएस में आ रहा है, आपको वो सीखना है, और उसको बोलते हैं सूडो क्लासेस। क्या बोलते हैं? सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस सीएसएस का वो स्टाइल है जिसमें आप किसी खास स्थिति में आने पर अपने एलिमेंट पे रूल अप्लाई करेंगे, किसी खास स्थिति में आने पर। उदाहरण के तौर पे नीचे एक सूडो क्लास लगी हुई है, अगर आप उसको समझ पाए, वो सूडो क्लास बोल रही है ए कोलन विजिटेड। अगर मैं बोलूंगा इसका हिंदी वर्जन सुनाओ, तो आप बोलोगे सर ये बोल रहा है उन एंकर्स का कलर रेड कर दो जो विजिट हो चुके हैं। तो अगर मैंने इसको हटाकर सेव करा, अगर आपने गौर करा होगा तो मैं दोनों ही वेबसाइट्स पे जा चुका हूं, तो दोनों ही वेबसाइट्स का कलर रेड आ रहा होगा। करेक्ट? क्यों? क्योंकि ये विजिटेड हो गए हैं। अब ये ए कोलन विजिटेड में ए कौन? एंकर। कोलन विजिटेड सूडो क्लास है। और ये मत सोचिएगा सर ये हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जी नहीं, ये फिक्स कीवर्ड्स होते हैं। जैसे विजिटेड के लिए विजिटेड लिखना है, ये ना सोचें वहां तो वी लिंक बोलते थे, यहां नहीं बोल सकते, यहां वी लिंक कुछ नहीं होता, यहां होता है विजिटेड। दूसरी बात, सूडो क्लासेस सिर्फ एंकर के लिए नहीं है, कई सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स के लिए कई तरीके की मौजूद हैं सूडो क्लासेस। उदाहरण के तौर पे मैं एक लाइन लिखता हूं, आप बताना अगर आपको समझ आ रहा है तो। 99% चांसेस है आ जाएगा, 1% चांसेस शायद ना आए। मैंने एक रूल सेट बनाया, टेक्स्ट एरिया, एचटीएमएल में टैग होता है, यस, कोलन फोकस। रूल सेट मैंने बनाया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बैकग्राउंड कलर शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोलन रेड। इसको हिंदी में समझाओ, अगर समझा पाओ तो। इस वेब पेज पे जितने भी टेक्स्ट एरियाज हैं, जब उन पे फोकस जाए, फोकस कैसे जाएगा? जब आप क्लिक करोगे तो कर्सर उनमें ब्लिंक करने लगेगा, तुरंत उनका बैकग्राउंड रेड कर दो। नाउ हु इज दिस फोकस? सूडो क्लास फॉर टेक्स्ट एरियाज। तो ये हम पढ़ते जाएंगे, अलग अलग टॉपिक के लिए, अलग अलग टैग के लिए अलग अलग तरीके की सूडो क्लास है। आप ये नहीं बोल सकते यहां विजिटेड लगा सकता हूं, टेक्स्ट एरिया कोलन विजिटेड। देयर इज नो सच क्लास एज टेक्स्ट एरिया कोलन विजिटेड। For every HTML tag, there is a different set of pseudo classes. अब आप बताइए, what is a pseudo class? They are keywords used with tags to make a special case of applying CSS. Title डालिए, styling anchors. Title डालिए, styling anchors. लिखिए, styling anchors लिखिए। बाय डिफॉल्ट, रूल नंबर 1, बाय डिफॉल्ट if we apply a rule set on a tag, by default if we apply a rule set on a tag, क्या होगा? अगर ए पे कुछ करोगे तो क्या होगा? एंकर की चारों स्टेट्स पे वो सेम रूल सेट लग जाएगा। CSS will be applied, कॉमा कॉमा, CSS के पहले कॉमा, by default if we apply a rule set on a tag, comma, CSS will be applied on every state of, state का मतलब एंकर की 4 स्टेट होती हैं, विजिटेड, अनविजिटेड, एक्टिव, होवर। एवरी स्टेट ऑफ एंकर टैग,
Rule number 2. For example, consider the following CSS code. For example, consider the following CSS code. Code लिख दो. A curly brace color colon red. बस. Rule number 3. The above rule set will apply on every anchor present in the page. The above rule set will apply on every anchor present in the page, whatever be the state. Whatever be the state. Bracket में लिख लो states. Visited, unvisited, active, and hover. Chautha. However, CSS allows us to style every state of anchor differently. However, CSS allows us to style every state of anchor differently using a concept called क्या? Pseudo classes. Using a concept called pseudo classes. Bold कर दीजिएगा. लिखो. What is a pseudo class? थ्योरी हो गई. स्लाइड बदलें. शुरू करें. What is a pseudo class? आपने क्या समझा? क्या होती है pseudo class? They are keywords. आप अपने मन से नहीं बना सकते. Fix and used with tags to apply CSS on a special state. लिखिए. Pseudo classes are special keywords. Pseudo classes are special keywords provided by CSS, which when used with tags, allow us to apply CSS rule sets. Allow us to apply CSS rule sets on an element's specific state. On an element's specific state. Second point. We have different pseudo classes for different HTML elements. We have different pseudo classes for different HTML elements. Anchor के लिए कितनी है? 4. And for anchor we have 4 of them. And for anchor we have 4 of them. नाम बोलिए. A colon visited. A colon, अरे हो गया visited. 2 बार visited थोड़ी बोलना है. A colon visited. A colon लिखते चलो. A colon visited. A colon hover. A colon link. ये किसके लिए? Unvisited के लिए. A colon link. A colon active. A colon link. A colon active. जगह है इनके राइट पे. ए विजिटेड के बाद जगह छोड़ी आपने, तो वहां लिखिए कौन सी सूडो क्लास कब अप्लाई होती है. अप्लाइड फॉर विजिटेड लिंक्स. अप्लाइड फॉर विजिटेड लिंक्स.
होवर में लिखिए अप्लाइड व्हेन माउस होवर्स ऑन अ लिंक, अप्लाइड व्हेन माउस होवर्स ऑन अ लिंक। तीसरा, अप्लाइड फॉर अनविजिटेड लिंक्स। चौथा, अप्लाइड फॉर एक्टिव लिंक्स। अप्लाइड फॉर एक्टिव लिंक्स। हो गया? बदलूं? डन? बढ़ू आगे? एग्जाम्पल, हो गया? बदलूं तो? अब आप एक्सप्लेन करो। अब आपको मैंने सूडो क्लासेस समझा दी है, बताओ। जब तक विजिट नहीं करोगे तब तक कलर ग्रे, विजिट कर दोगे तो कलर रेड। ये क्या बोल रहा है? ए कोलन ओवर इतना सारा। अगर आप सिर्फ माउस का पॉइंटर ले जाकर रख दोगे, कुछ करोगे नहीं, तो लिंक का कलर ब्लू हो जाएगा। जो फॉन्ट नॉर्मल आ रहा है वो इटैलिक हो जाएगा। फॉन्ट का साइज, सॉरी, फॉन्ट बोल्ड आ रहा है वो इटैलिक हो जाएगा। फॉन्ट का साइज नॉर्मल से 20% ज्यादा होगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, मतलब बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन नहीं थी क्या? नहीं थी, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो नहीं है। वो कैसे हटी? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। कब? ए में। नहीं आ रहा समझ? जो ए में लिखोगे वो हर स्टेट पे अप्लाई होगा। तो कुछ भी हो जाए, एंकर के नीचे अंडरलाइन नहीं आ रही है। लेकिन जब आपने बोला होवर पे आनी चाहिए, तो आप देखना जैसे जीमेल पे होता है, दिखाया था मैंने आपको, नोटिस करिए अगर आप मिस कर गए हो तो। वो जो जीमेल है वो एंकर है, एकदम राइट साइड पे जो दिख रहा है, माउस का पॉइंटर जा रहा है तो उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। ये इफेक्ट आप भी ला सकते हैं और अपन भी ला रहे हैं। जैसे ही आप माउस का पॉइंटर ले जाएंगे, चेक करिए, फॉन्ट भी बदल रहा है, कलर भी बदल रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरलाइन भी आ रही है। क्लियर? उतारिए रूल सेट। और ये सभी एंकर्स के लिए होगा कि कुछ ही एंकर्स के लिए होगा? सभी के लिए होगा। और किसी पर्टिकुलर के लिए करना हो तो उस पे ऐड कर दीजिए क्लास या आईडी, तो पर्टिकुलर एंकर पे होगा। विजिट नहीं, विजिट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। विजिट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, आप चेक करिए। उतार लीजिए कोड, फिर मैं दिखाता हूं। हो गया? बदलूं?
डन। चेक करिए, विजिट के साइज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है ना। अगर जूम्ड इन है तो मैं इसको रिड्यूस कर देता हूं जी। ये चेक करिए, विजिट जैसा था वैसा ही आ रहा है। इस समय आपको फेसबुक का साइज भी सेम दिख रहा होगा, करेक्ट, क्योंकि इस समय जो रूल सेट लग रहे हैं वो कौन से लग रहे हैं, वो ए वाले लग रहे हैं। और ए में आपने कहीं नहीं बोला है क्या कि फॉन्ट साइज बदलो, लेकिन जब आप होवर करेंगे तो आप चेक करिए एससीएलआई का फॉन्ट साइज बढ़ेगा, विजिट उतनी ही फॉन्ट साइज पे है। ओके हर्ष, विजिटेड सिर्फ एंकर के लिए यूज होगा जी। अंशुल हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग ग्रुप में आ जाएगा आपके एग्जाम के हिसाब से, ग्रुप चेक कर लीजिएगा कल तक। बात कर तो मैडम को पता थोड़ी है।